ऑलमोस्ट 70 साल तक जापान एक ऐसा देश था जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात, इनके पास खुद की मिलिट्री भी नहीं थी। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया था कि जापान कभी भी अपनी खुद की मिलिट्री मेंटेन करेगा ही नहीं। लेकिन आज हम उसमें एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं कि जापान के द्वारा इंडियन नेवी को अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको कि वो लोग यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो दोस्तों ऑफर करी गई है, जो कि कहा जाता है कि दुनिया भर में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बाय द वे जापान खुद भी यूज़ करता है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज जस्ट आज से 1.25 साल पहले की बात है, दिसंबर 2022 के आसपास जापान के द्वारा अपनी जो नई मिलिट्री पॉलिसी है उसको अप्रूव किया गया था, जिसमें कि जापान ने कहा था कि अब हम लोग हमारी मिलिट्री को बिल्डअप करना शुरू करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि जापान के द्वारा अब एक बहुत ही गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी भारत को भी ऑफर करी जा रही है। ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी बन जाती है बिकॉज जापान एक ऐसा देश है जो कि जनरली अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जल्दी जल्दी किसी को एक्सपोर्ट नहीं करता है। अभी तक जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो जापान के द्वारा केवल एक ही देश को एक्सपोर्ट किया गया है। पिछले साल ही हमें देखने को मिला था, दैट वाज एक्सपोर्टेड टू द कंट्री ऑफ फिलीपींस। और अगर ये एक्सपोर्ट भारत को भी हो जाता है तो इंडिया विल बिकम द सेकेंड कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड टू गेट दिस वेरी वेरी लेटेस्ट जापानीज टेक्नोलॉजी। बात करेंगे हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको कि यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्यों ये इंडियन नेवी के लिए बहुत ही विशेष साबित हो सकती है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वो वजह थी कि जापान, जो कि आम तौर पे अपनी टेक्निक्स किसी को एक्सपोर्ट नहीं करता, वो भारत को एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कल यानी कि 15 मार्च से हम लोग हमारे करंट अफेयर्स के कैप्सूल कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप लोग 2024 की प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड्स दोनों में ही शुरू किया गया है। इस कोर्स को हम लोग 24 से 25 लेक्चर्स में ख़त्म करवाएंगे। और अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको एनरोलमेंट का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें सभी के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि करंट अफेयर्स के लिए मायने रखते हैं उनको कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम भी लाइव हो चुका है। 2025 एवं 26 के जो विद्यार्थी हैं जो उसको टारगेट कर रहे हैं, करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारा सेंटर्स आ चुके हैं, जहां पर जाकर के आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने का भी तरीका बड़ा सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको छोटा सा लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है, मेरा नाम चूज करना है, जिससे कि आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे कल को अगर आप एनरोल करते हैं, और आपको जो भी काउंसलिंग्स हैं वो भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑल राइट, अगर हम लोग इस यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका जो टेक्निकल नेम है उसको बेसिकली नोरा 50 एंटीना सिस्टम कहा जाता है। और इसको जापान की अलग अलग कंपनीज ने मिलकर के बनाया है, जिसमें कि एक जापान की कंपनी है NEC और दूसरी कंपनी का नाम है योकोहामा रबर। ऑब्वियसली इसमें जो फंडिंग थी वो जापान की गवर्नमेंट के द्वारा ही दी गई। नाउ इसकी विशेषताएं क्या है? नंबर 1, जो ये नोरा 50 एंटीना सिस्टम है इसको यूनिकॉर्न एंटीना कहा जाता है। और इसकी सबसे पहली विशेषता है इसका जो डिज़ाइन है वो दोस्तों स्टेल्थ डिज़ाइन माना जाता है। मतलब कि जो सामने वाला दुश्मन है वो इसके डिज़ाइन को पहचान नहीं पाता है। आप लोग इस शिप को ध्यान से देखिए, ये एक जापान का ही डिस्ट्रॉयर है। और जापान के डिस्ट्रॉयर में ये जो आप यहाँ पे ऊपर ये लगा हुआ देख पा रहे हैं, इसी चीज़ को यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम कहा जाता है। इसको यूनिकॉर्न इसलिए कहा जाता है बिकॉज अगर आपने नाम सुना होगा यूनिकॉर्न जो जानवर होता है, उसमें दोस्तों ये कहा जाता है कि ये उसका एक अलग से जो सींग है वो नज़र आता है। तो क्योंकि ये बिल्कुल उसको रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको यूनिकॉर्न सिस्टम का नाम दिया गया है। तो पहली बात तो ये कि ये स्टेल्थ डिज़ाइन के लिए बहुत फेमस है। और बाय द वे आपको बता दूं कि जापान के जो खुद के डिस्ट्रॉयर्स हैं ना, उनमें भी जापान इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड कम्युनिकेशन सर्विस है। नंबर 2, इसकी सबसे खास बात जो कि मानी जाती है वो ये है कि नोरा 50 का जो सिस्टम है
मल्टीपल कम्युनिकेशन एंटीनास को एक सिंगल पीस में ही इंटीग्रेट कर लेता है। ध्यान से देखिए, ये भारत का एक डिस्ट्रॉयर है। अब इसमें आपको क्या नजर आएगा, ये एक एंटीना है जो कि हमने लगा रखा है, ये दूसरा एंटीना है जो कि लगा रखा है, यहाँ पर छोटा सा एंटीना एक और भी है जो कि लगा रखा है। दुनिया में कोई भी बड़े बड़े शिप्स होते हैं, ये कम्युनिकेशन करने के लिए मल्टीपल एंटीनास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान ने इस टेक्नोलॉजी में क्या किया है कि सभी एंटीनास की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। एक सिंगल एंटीना लगाएगा जो कि आपकी कंप्लीट शिप की जो कम्युनिकेशन है उसकी जिम्मेदारी ले लेगा। ये इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है। नंबर 3, जो यूनिकॉर्न सिस्टम है रेडियो वेव्स के ऊपर आधारित है, मतलब कि दूर दूर से आने वाली मिसाइल्स और ड्रोन्स की मूवमेंट को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन आमतौर पे जो इंडियन मिलिट्री शिप्स में, इंडियन नेवल शिप्स में जो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम देखने को मिलता है वो स्पेस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आधारित होता है, मतलब कि स्पेस की सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि लेटेंसी भी ज़्यादा होती है और उसका कवरेज एरिया भी काफ़ी लिमिटेड होता है। तो ये 3 वजह की वजह से ये वाला जो आपका यूनिकॉर्न सिस्टम है ये गेम चेंजिंग बन जाता है। इसके अलावा इंडिया के लिए पर्टिकुलरली बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, बिकॉज अभी तक इंडिया के पास जो भी एंटीनाज हैं वो दोस्तों हम लोग इंपोर्ट करते आए हैं। बाय द वे, इसमें हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया से ही लिया गया है और उसमें एनक्रिप्शन करना हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ। वो अलग बात है कि हमने उसको रशिया से लेकर के उसका हम लोग निर्माण अब इंडिजिनसली करते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत वही है कि वो काफ़ी पुराना हो चुका है और सेकेंडली उसमें एनक्रिप्शन करना हमारे लिए अब ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये इंडिया के लिए अगर हमें मिल जाता है तो दिस विल बी अ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया को ये मिला कैसे, क्योंकि जापान जल्दी जल्दी अपनी टेक्नोलॉजीज किसी को एक्सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे धन्यवाद देना होगा हमें हमारी क्वाड के ग्रुपिंग का, बिकॉज क्वाड की ही वजह से जापान के द्वारा ये वाली जो टेक्निक है ये इंडियन नेवी को ऑफर करी गई है। ये बात आज से लगभग 1.5 साल पहले शुरू हो चुकी थी जब इंडिया ने जापान से इस चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट करी थी कि हमें वो वाली टेक्नोलॉजी दे दीजिए, लेकिन उस चीज़ को अंजाम नहीं दिया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस साल जो क्वाड का सम्मेलन जो कि बाय द वे इंडिया में होने वाला है, सो वहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि इसको लेकर जो डील है वो फाइनली दोनों देशों के बीच में साइन कर ली जाएगी। इंडिया की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्यों? अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो इंडिया जो है वो एक तरफ कह रहा है कि हमें अपने डिफेंस के जो हथियार हैं उनको कंट्री में ही बनाना है, मतलब इंडिजिनसली ही तैयार करना है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली हम लोग हमारी निर्भरता रशिया के ऊपर काफ़ी कम कर रहे हैं। आज से 2-3 दिन पहले एक नई रिपोर्ट सामने आई थी जो कि बताती है कि इंडिया कहाँ कहाँ से अपने हथियारों को खरीदता है। तो इवन दो इंडिया के जो परचेज़ है हथियारों का वो बड़ा है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद, ये परचेज़ बढ़ने के बावजूद एक उसमें नोटेबल शिफ्ट जो हमें देखने को मिला है वो ये है कि हमारा इंपोर्ट रशिया से काफ़ी कम हो चुका है। एक टाइम पे हमारा इंपोर्ट रशिया से 60-70% से भी ज़्यादा था, लेकिन अब आज की डेट में हम लोग रशिया से केवल 36% ऑफ आवर आर्म्स इंपोर्ट्स को ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अमेरिका से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, इजराइल से भी ले रहे हैं, और अब जो हम लोग नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि जापान के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा जो स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, मतलब कि हम एक सिंगल कंट्री के ऊपर अब निर्भर नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द जापान टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 2 और चीज़ों की रिक्वेस्ट करी है। एक तो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो कि रशिया हमें कई केसों में देता है, एंड नंबर 2 हमने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको भी फ्यूचर में लोकली, मतलब कि इंडिया में ही करी जाए। क्या ये हमें अवेलेबल होती है नहीं होती हैं ये तो टाइम ही बताएगा जब ये डील फाइनली इंक हो जाती है, लेकिन हाँ, ये वाली रिक्वेस्ट भी है जो कि भारत ने पहले ही सामने रख दी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। इस टेक्निक के बारे में आपकी क्या राय है उसके बारे में भी जानकारी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल पॉडकास्ट को अरेंज कर रही है, जिसको जाकर के आप लोग डेफिनेटली देखिए। कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपको इन पॉडकास्ट में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।